नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। हाँ, वो दस्तावेज जो हमारे देश की बुनियाद है। बिल्कुल, ये सिर्फ सरकार कैसे चलेगी ये नहीं बताता, बल्कि हम नागरिकों के अधिकार, हमारे कर्तव्य, सब कुछ इसी में है। सही कहा। हमारी आज की बातचीत का आधार है विकिपीडिया का लेख भारत का संविधान। कुछ जरूरी बातें वहीं से ली हैं हमने। हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बना कैसे, इसकी खास बातें क्या हैं, और क्यों ये भारतीय लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी है। और हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है ये। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। काफी दिलचस्प वजह है इसकी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये संविधान आखिर है क्या? क्या ये बस एक मोटी सी कानून की किताब है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आप कह सकती हैं कि ये भारत का सुप्रीम लॉ है, मतलब सबसे ऊंचा कानून। सबसे ऊंचा कानून? हाँ, यानी देश का कोई भी दूसरा कानून या सरकार का कोई भी काम इसके खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा। ये सरकार के जो 3 हिस्से हैं ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जी। मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, हाँ हाँ। उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनकी सीमाएं क्या होंगी, ये सब तय करता है। और साथ ही फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो नागरिकों को मिलते हैं। बिल्कुल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के लिए कुछ निर्देश और नागरिकों के कर्तव्य भी, ये पूरा ढांचा देता है। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, संसद जो चाहे कर सकती है, पर भारत में ऐसा नहीं है। सही, यहाँ संविधान सुप्रीम है। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संवैधानिक सर्वोच्चता। ये एक बड़ा फर्क है ना? बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि असली पावर जनता में है और संविधान उसी जनता की इच्छा का प्रतीक है, न कि सिर्फ संसद का। और इसी सुप्रीमेसी को बचाने के लिए कोर्ट्स के पास वो मूल संरचना वाली बात आती है, केशवानंद भारती केस। हाँ बिल्कुल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, संसद संविधान बदल सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, पर कुछ बुनियादी चीजें हैं, संविधान का जो मूल ढांचा है उसे नहीं बदल सकती। जैसे क्या चीजें आती हैं इसमें? जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, या फिर जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इन्हें आप हटा नहीं सकते। ये तो कहीं लिखा नहीं है शायद संविधान में। नहीं, ये लिखा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से निकला है। ये संविधान की आत्मा को बचाने का एक तरीका है, कह सकते हैं। दिलचस्प। चलिए अब आते हैं इसके बनने की कहानी पर। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे बनाया। ये सभा कैसे बनी थी? लोगों ने डायरेक्ट वोट किया था? नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे इसके लिए। जो उस समय की प्रांतीय विधानसभाएं थीं, हाँ। वो चुना था। इनडायरेक्ट इलेक्शन था एक तरह से। अच्छा, और कितने लोग थे इसमें? शुरू में तो 389 सदस्य थे, लेकिन फिर देश का बंटवारा हो गया, तो जो सदस्य पाकिस्तान वाले इलाकों से थे वो चले गए, तो आखिर में 299 सदस्य रह गए। और इसमें हर तरह के लोग थे? हाँ, ये इसकी बड़ी खूबी थी। लगभग हर इलाके से, हर धर्म से, हर विचारधारा के लोग शामिल थे। कांग्रेस तो थी ही, पर दूसरी पार्टियों के लोग भी थे, इंडिपेंडेंट्स भी थे। और इसे बनाने में टाइम कितना लगा? सुना है काफी लंबा चला था ये काम। हाँ, लंबा तो चला था। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ओह, लगभग 3 साल। हाँ, इस दौरान 11 सत्र हुए, करीब 165 दिन बैठकें चली। मतलब बहुत डिटेल में बहस हुई हर चीज पर। और फिर ये तैयार कब हुआ? इसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को हम अब संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। हाँ, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन। तो अपनाने और लागू करने में 2 महीने का गैप क्यों? हाँ, इसकी एक ऐतिहासिक वजह है। 26 जनवरी की तारीख का अपना महत्व था। 1930 में इसी दिन लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। अच्छा, हाँ। तो उस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए यह तय हुआ कि संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। और उसी दिन भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। और इसने फिर अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह ले ली? बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये दोनों कानून खत्म हो गए और हमारा अपना संविधान लागू हो गया। मैंने सुना है कि जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान की, वो हाथ से लिखी हुई है और बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी नई दिल्ली में रखी है, एक स्पेशल नाइट्रोजन फिल्ड केस में, ताकि खराब ना हो। और हाथ से लिखी है? हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बहुत ही सुंदर इटैलिक स्टाइल में लिखा है उन्होंने,
और सिर्फ लिखा ही नहीं, उसे सजाया भी गया है। सजाया भी गया है? कैसे? शांति निकेतन के कलाकारों ने, नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने, जैसे ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, हर पन्ने पर मार्जिन में सुंदर चित्रकारी की गई है जो भारत के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। वाकई देखने लायक है। कमाल है। अब थोड़ा संविधान सभा के अंदर चलते हैं। कौन थे वो मुख्य लोग जिन्होंने इसे बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई? देखिए, वैसे तो ये एक सामूहिक प्रयास था, पर कुछ नाम बहुत प्रमुख हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हाँ, उनका नाम तो सबसे ज्यादा लिया जाता है। बिल्कुल, उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सभा के अध्यक्ष थे। और एक नाम और आता है, सर BN राव। हाँ सर, बेनेगल नरसिंह राव, वो संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने ही शुरुआती ड्राफ्ट तैयार करने में और दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने में बहुत मदद की। और क्या इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग थे? महिलाएं, दलित वर्ग? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। 30 से ज्यादा सदस्य अनुसूचित जातियों से थे और महिलाएं भी थीं। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, कई जानी मानी हस्तियां थीं। कोशिश थी कि सभा भारत की विविधता को दर्शाए। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम शायद सबसे मुश्किल रहा होगा। यकीनन। 7 सदस्य थे इसमें। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। जैसा मैंने कहा, सर BN राव ने एक पहला मसौदा तैयार किया था जिसमें लगभग 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अच्छा। फिर इस कमेटी ने उस पर विचार किया, दुनिया भर के संविधानों से और आइडियाज लिए, बहुत बहस की, संशोधन किए और तब जाकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और सभा में जो बहसें होती थीं, क्या उनमें काफी मतभेद भी होते थे? बिल्कुल होते थे, और ये अच्छी बात थी। TT कृष्णमाचारी, जो खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने एक भाषण में कहा भी था कि ड्राफ्टिंग का ज्यादातर बोझ डॉक्टर अंबेडकर पर ही आ गया था। अच्छा। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आखिरी भाषण में BN राव, SN मुखर्जी, जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, और पूरी टीम की बहुत तारीफ की। तो ये दिखाता है कि हाँ, बहसें थीं, पर सब मिलकर काम कर रहे थे। और कितने संशोधन पेश हुए थे इस पूरी प्रक्रिया में? आंकड़ा काफी बड़ा है। करीब 7,600 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव रखे गए थे। 7,600? हाँ, और उनमें से लगभग 2,500 पर तो बाकायदा चर्चा हुई, बहस हुई। इससे पता चलता है कि कितनी बारीकी से हर चीज पर गौर किया गया। सही बात है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र अक्सर होता है कि हमारे संविधान पर दूसरे देशों का बहुत प्रभाव है। कुछ लोग तो इसे उधार का थैला तक कह देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उधार का थैला कहना तो शायद ज्यादती होगी। हाँ, ये सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन किया। जो अच्छी बातें लगी उन्हें लिया भी, लेकिन उसे आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। सबसे बड़ी चुनौती थी उन बाहरी आइडियाज को भारत की जमीनी हकीकत, यहाँ की जरूरतों, यहाँ की समस्याओं के हिसाब से ढालना। जैसे कि कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, संसदीय प्रणाली, पर हमने ब्रिटेन की तरह राजा या रानी को हेड ऑफ स्टेट नहीं रखा। हमने एक चुनावा राष्ट्रपति बनाया। हाँ, और असली पावर प्रधानमंत्री और कैबिनेट को दी। बिल्कुल। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा ली। पर साथ ही हमने आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लिए, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए गाइड करते हैं। ये भारत की गरीबी और असमानता को देखते हुए बहुत जरूरी था। और फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, वो कहाँ से आया? उसका मॉडल हमने काफी हद तक कनाडा से लिया। एक मजबूत केंद्र वाला फेडरल सिस्टम, जिसे क्वाजी फेडरल भी कहते हैं। क्वाजी फेडरल मतलब पूरी तरह फेडरल नहीं? हाँ, उस पर हम आगे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली, वो सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा। अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू का महत्वपूर्ण सिद्धांत लिया, जिससे न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता जांच सकती है। फ्रांस से? फ्रांस की क्रांति के नारे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में शामिल किए गए। और सोवियत संघ से भी कुछ लिया? हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य का विचार बाद में जोड़ा गया। वो सोवियत संविधान से प्रेरित था। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये भी वहां से प्रभावित है। तो ये तो काफी देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया। तो ये एक तरह से
बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने जैसा था। मतलब सिर्फ नकल नहीं बल्कि एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी जिसमें बाहरी विचारों को भारतीय कॉन्टेक्स्ट में फिट किया गया। बिल्कुल सही। ये देखना कि कौन सा विचार भारत की मिट्टी, यहाँ के समाज, यहाँ की चुनौतियों के लिए सही रहेगा, ये असली काम था। और शायद इसीलिए इतना बड़ा और विस्तृत भी बन गया। हाँ, इसी पर आते हैं। इसका साइज, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, करीब 1.5 लाख शब्द। ऐसा क्यों? इतनी डिटेलिंग क्यों? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक तो भारत खुद इतना विशाल और विविध देश है, अलग अलग क्षेत्र, भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां। हाँ, ये तो है। तो शायद निर्माताओं को लगा कि हर चीज को साफ साफ लिखना जरूरी है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए सरकार का ढांचा इसी एक संविधान में दिया गया है। अमेरिका की तरह राज्यों के अलग संविधान नहीं है। अच्छा, ये भी एक वजह है। तीसरा, इसमें सिर्फ सरकार का ढांचा ही नहीं, नागरिकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपाय, पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सब बहुत विस्तार से दिए गए हैं। शायद वो कोई भी अस्पष्टता नहीं छोड़ना चाहते थे। तो जब ये बना था तब इसमें कितने अनुच्छेद और भाग थे? ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में बटे थे और 8 शेड्यूल्स थे। और आज क्या स्थिति है? इसमें बदलाव भी तो हुए हैं। हाँ, बहुत बदलाव हुए हैं। आज की तारीख में देखें तो एक प्रस्तावना है, करीब 470 आर्टिकल्स हैं। नंबरिंग वही है, पर बीच में ABC करके जुड़े हैं, जो 25 भागों में है, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट भी हैं। और संशोधन, अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं? सितंबर 2023 तक 106 संशोधन हो चुके थे। ये दिखाता है कि संविधान समय के साथ बदला है, रुका हुआ नहीं है। इसके कुछ सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब कोर पार्ट्स? वैसे तो पूरा संविधान ही जरूरी है, पर कुछ हिस्से खास हैं। पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पार्ट 4 जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल 36 से 51। और पार्ट IVA जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 51A। और सरकार के स्ट्रक्चर वाले? हाँ, पार्ट 5 में केंद्र सरकार, द यूनियन के बारे में है, और पार्ट 6 में राज्य सरकारों, द स्टेट्स के बारे में। फिर पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस पर है, आपातकाल के प्रावधान। और पार्ट 20 में संविधान में संशोधन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया है। और ये अनुसूचियां, शेड्यूल्स, इनका क्या काम है? ये अलग से क्यों है? ये बेसिकली लिस्ट्स या डिटेल्स होती हैं जिन्हें मुख्य आर्टिकल्स में डालने से वो बहुत लंबे हो जाते, तो इन्हें अलग शेड्यूल में डाल दिया। जैसे शक्तियों का बंटवारा। हाँ। फिर 8वीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, भारत की भाषाओं की विविधता को मान्यता। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल रोकने के लिए। और 11वीं और 12वीं अनुसूची पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़ी हैं, लोकल गवर्नेंस को पावर देने के लिए। समझ गए। अब आते हैं सरकार के स्वरूप पर। हमने कहा संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पर ये फेडरलिज्म का क्या मामला है? क्या भारत एक सच्चा फेडरेशन है जैसे अमेरिका, या यूनिटरी है जहां सारी पावर सेंटर के पास हो? ये एक बहुत बहस वाला मुद्दा है। एक्सपर्ट्स इसे अक्सर क्वाजी फेडरल कहते हैं। क्वाजी फेडरल यानी आधा अधूरा फेडरल? हाँ, कह सकते हैं। इसमें फेडरल फीचर्स तो हैं, जैसे लिखित संविधान है, शक्तियों का बंटवारा है, 7 शेड्यूल वाली लिस्ट्स, 2 सदनों वाली संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये सब फेडरल देशों में होता है। लेकिन इसमें यूनिटरी फीचर्स यानी केंद्र को मजबूत बनाने वाले प्रावधान भी बहुत हैं। इतने कि कुछ लोग कहते हैं कि यह असल में यूनिटरी ही है, बस नाम का फेडरल है। कौन से हैं ये यूनिटरी फीचर्स और ऐसा क्यों किया गया? कई हैं, जैसे पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम सब भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नहीं। न्यायपालिका भी इंटीग्रेटेड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे की अदालतें। और राज्यों के गवर्नर को केंद्र नियुक्त करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS, जो काम तो राज्यों में करते हैं पर कंट्रोल केंद्र का रहता है। पार्लियामेंट राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है, बिना राज्यों की सहमति के भी, आर्टिकल 3। अच्छा, ये तो काफी पावर है सेंटर के पास। और सबसे बढ़कर इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकाल में तो केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, राज्य लगभग बेअसर हो जाते हैं। तो ये झुकाव केंद्र की तरफ क्यों रखा गया? शायद इसके पीछे देश के बंटवारे का दर्दनाक अनुभव था। निर्माताओं को लगा होगा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है, वरना देश बिखर सकता है। पर यह केंद्र राज्य संबंधों में हमेशा एक टेंशन का पॉइंट भी रहा है। ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक लगता है। अब बात करते हैं संविधान बदलने की प्रक्रिया की, अमेंडमेंट।
क्या इसे बदलना आसान है या मुश्किल? इसकी प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है और ये ना तो यूके की तरह बहुत आसान है, जहां पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कुछ भी बदल सकती है, और ना ही अमेरिका की तरह बहुत मुश्किल। हाँ, अमेरिका में बदलना बहुत मुश्किल है। भारत का तरीका बीच का है। इसे रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है। कैसे? ज्यादातर प्रावधानों को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, आधे से ज्यादा, और साथ ही सदन में उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ओके। और कुछ मामलों में राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है। हाँ, अगर कोई बदलाव फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है, मतलब केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या शक्तियों का बंटवारा, जो 3 लिस्ट हैं, या राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, तो फिर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उसे पास करवाना पड़ता है। इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है अगर दोनों सदन सहमत न हो? नहीं, संविधान संशोधन बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। दोनों सदनों को अलग अलग पास करना होता है। इतनी मुश्किल प्रक्रिया के बाद भी हमारा संविधान दुनिया में सबसे ज्यादा बार संशोधित होने वाले संविधानों में से एक है, 106 बार। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज। जीवंत? हाँ, मतलब ये समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है, अडेप्ट कर सकता है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही या कोई नई जरूरत आ गई है, तो उसे बदलने का रास्ता खुला है। ये इसकी ताकत भी है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात। बिल्कुल। केशवानंद भारती केस ने ये सीमा तय कर दी। संसद संविधान को बदल सकती है, पर उसकी नींव, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। और इस आत्मा की रक्षा का जिम्मा किसका है? न्यायपालिका का। यहाँ जुडिशियल रिव्यू का रोल आता है। हाँ, बिल्कुल। न्यायपालिका को संविधान का गार्डियन, संरक्षक और फाइनल इंटरप्रेटर, अंतिम व्याख्याता माना जाता है। और जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा इसी रोल का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। ये पावर आर्टिकल 13 में छुपी हुई है, और जैसा हमने पहले कहा, ये आइडिया अमेरिकन संविधान से प्रेरित है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट्स क्या कर सकते हैं इस पावर से? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए किसी भी कानून, लॉ या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश, ऑर्डर की जांच कर सकते हैं। किस आधार पर जांच? इस आधार पर कि क्या वो कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों के अनुसार हैं या नहीं, कहीं वो फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं छीन रहा, या संविधान के किसी और हिस्से का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। और अगर पाया कि उल्लंघन कर रहा है तो कोर्ट उस कानून या आदेश को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके रद्द कर सकती है, उसे खत्म कर सकती है। ये तो बहुत बड़ी पावर है। हाँ, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अपनी सीमाओं में रखती है। मिनर्वा मिल्स केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू खुद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब इसे संसद छीन भी नहीं सकती। सही। ये नागरिकों के अधिकारों और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा के लिए एक बहुत जरूरी कवच है। ये तो हुई काफी कानूनी और स्ट्रक्चरल बातें। लेकिन संविधान को एक सोशल डॉक्यूमेंट, एक सामाजिक दस्तावेज भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये बात मशहूर विद्वान ग्रैनविले ऑस्टिन ने कही थी। उनका कहना था कि भारतीय संविधान सिर्फ सरकार चलाने का मैनुअल नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है एक सामाजिक क्रांति लाना। सामाजिक क्रांति? हाँ, मतलब समाज में जो गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताएं हैं, अन्याय हैं, उसे खत्म करना। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसके 2 हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो कैसे? फंडामेंटल राइट्स तो नागरिकों को कानूनी गारंटी देते हैं, जिन्हें वो कोर्ट में लागू करवा सकते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार को निर्देश देते हैं कि उन्हें देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय लाने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। ऑस्टिन ने कहा था कि ये दोनों मिलकर संविधान की कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा है। और क्या संविधान की भाषा का लचीलापन भी इसमें मदद करता है? हाँ, बिल्कुल। संविधान में जानबूझकर कई जगह थोड़ी जनरल भाषा इस्तेमाल की गई है, एकदम कठोर परिभाषाएं नहीं दी गई। क्यों? ताकि समय के साथ जैसे जैसे समाज बदले, उसकी व्याख्या भी बदल सके, विकसित हो सके, उसे नई परिस्थितियों पर लागू किया जा सके। इसका कोई अच्छा उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, मैंने सुना है इसकी व्याख्या बहुत फैल गई है। बिल्कुल। शुरू में शायद इसका मतलब बस इतना था कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी को मारा नहीं जाएगा या कैद नहीं किया जाएगा, पर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत फैला दिया। क्या क्या शामिल हो गया इसमें? कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है।
तो इसमें राइट टू डिग्निटी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल, पता नहीं कितनी चीजें शामिल हो गई हैं। बाप रे। ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग ट्री की तरह है जो बढ़ता है, फैलता है, नई शाखाएं निकालता है, समाज के साथ साथ ये भी विकसित होता है। जैसा कि जस्टिस हंस राज खन्ना ने कहा था, संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसकी रक्षा लोगों को करनी है। बिल्कुल सही बात कही थी। आखिर में संविधान कितना सफल होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि देश के लोग उसे कितना अपनाते हैं, उसके मूल्यों को कितना जीते हैं और उसके लिए कितने खड़े होते हैं। और शायद इसी अपनेपन को बढ़ाने के लिए इसका अनुवाद भी कई भारतीय भाषाओं में किया गया है। हाँ, इसका आधिकारिक हिंदी अनुवाद तो है ही। इसके अलावा बंगाली, मैतेई, मणिपुरी, ओडिया, तमिल, संस्कृत, मैथिली और भी कई भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं या हो रहे हैं, ताकि लोग इसे अपनी भाषा में पढ़ सकें, समझ सकें। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि भारत का संविधान कैसे बना, कितनी मेहनत और सोच विचार के बाद। ये दुनिया भर से अच्छी बातें लेकर उन्हें भारत के हिसाब से ढालकर बनाया गया एक यूनिक डॉक्यूमेंट है। हाँ, इसकी विशाल बनावट, इसका क्वाजी फेडरल नेचर और सबसे जरूरी इसका अमेंडमेंट्स और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के जरिए लगातार इवॉल्व होते रहना, ये सब इसे खास बनाते हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जरूर है, पर ये भारत जैसे डाइवर्स देश को एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बांधने वाला सबसे महत्वपूर्ण धागा भी है। बिल्कुल। और अब अंत में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये संविधान जो लगभग 7.5 साल पहले बना था, क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया, नई टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और भारत की जो नई उम्मीदें और चुनौतियां हैं, उनके साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा पा रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। इसकी जो लिविंग नेचर है, इसकी जो जीवंत प्रकृति है, वो इसे कब तक प्रासंगिक बनाए रख पाएगी? और भविष्य की कौन सी चुनौतियां होंगी जो इसकी सीमाओं को, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सबसे ज्यादा परखेंगी?